रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, आपसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप शिक्षक बनने के लिए फॉर्म भरे हैं तभी ये वीडियो देखें। अगर आप सक्षमता परीक्षा पास करने के इरादे से फॉर्म भरे हैं तभी ये वीडियो देखें, क्योंकि हमारा वीडियो अगर आप देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, क्योंकि एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, जितने सारे पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताता हूँ। इसलिए प्लीज आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर देखें, बीच में छोड़ करके नहीं जाएं, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन आप मिस कर जाएंगे। ये सिर्फ देखने में यहाँ पर एक क्वेश्चन लगेगा, लेकिन इससे रिलेटेड जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न का मैं यहाँ पे जवाब देता हूँ, बताता हूँ। इसलिए प्लीज 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 आप पूरा वीडियो देखेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आइए मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सामने है। बास्टिल का पतन किस तिथि को हुआ था? बास्टिल का पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। 14 जुलाई 1789 को हुआ था। फ्रांस की क्रांति के अनेक कारण थे, जिसमें आर्थिक कारण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पूछ देगा कि इनमें से कौन कौन फ्रांस की क्रांति का महत्वपूर्ण कारण था, तो आर्थिक कारण को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। फ्रांस की क्रांति में सबसे अहम भूमिका किनकी थी? तो दार्शनिकों की थी। किसकी थी? दार्शनिक की थी। किसकी थी? दार्शनिक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बुर्जुआ वर्ग का क्रांति फ्रांस की क्रांति माना जाता है। फ्रांस की क्रांति के द्वारा प्रथम बार राजतंत्र को विश्व में समाप्त किया गया था। यह बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनेंगे। फ्रांस की क्रांति के द्वारा ही प्रथम बार राजतंत्र को विश्व में समाप्त किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? उदार तानाशाही, निरंकुश राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपका इसको आंसर बता देता हूं, संवैधानिक राजतंत्र। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के बाद वहां पे किस तरह की शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी? तो गणतंत्र स्थापित हुई थी, यानी संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई थी। 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने गणतंत्र को फिर से समाप्त कर राजतंत्र स्थापित कर दिया था। याद रखेंगे, 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने गणतंत्र को समाप्त कर दिया और फिर से राजतंत्र को की स्थापना कर दी। नेपोलियन को क्रांति का पुत्र कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को क्रांति का पुत्र कहा जाता है, जिन्होंने क्रांति का गला घोट दिया था, जिसने क्रांति का गला घोट दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है, कृषि का आरंभ हुआ था पूर्व पाषाण युग में, उत्तर पाषाण युग में, नवपाषाण युग में? तो मैं आपको बता दूं कि कृषि का आरंभ नवपाषाण युग में हुआ था। तो पूर्व पाषाण देखिए, नवपाषाण काल में ही कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी प्रारंभ किया गया था। नवपाषाण युग में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी प्रारंभ किया गया था। नवपाषाण काल में गांव बस्ती प्रारंभ कर दिया गया था, हो चुका था। चाक का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था। चाक का आविष्कार नवपाषाण युग में ही हुआ था। नवपाषाण काल में धातु का भी प्रयोग प्रारंभ हो गया था। यहाँ पूछ देगा कि धातु का प्रयोग किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो नवपाषाण युग में। मानव द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम धातु कौन था? तो तांबा था। याद रखेंगे, तांबा था। मानव द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम धातु कौन था? तांबा था। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ चुका है। मानव द्वारा आग का प्रयोग पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ था। पूछ देगा कि अग्नि का प्रयोग किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में अग्नि यानी आग का, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, और जो मनुष्य सबसे पहले जिस जानवर को पाला था वो था कुत्ता। कुत्ता को सबसे पहले पालतू जानवर बताया गया था। अगला देखिए, जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कालीबंगन से मिला है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कालीबंगन कहाँ है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। पूछ देगा कि इनमें से किस राज्य में कालीबंगन पाया जाता स्थित है? तो राजस्थान में, राजस्थान के हनुमानगढ़ में। याद रखेंगे, कालीबंगन से अलंकृत ईंट प्राप्त हुए हैं। अलंकृत ईंट का प्रमाण कहां से मिला है? कालीबंगन से। टेराकोटा का हल वनमाली से प्राप्त हुआ है। टेराकोटा का हल कहां से? वनमाली से। वनमाली से प्राप्त हुआ है टेराकोटा का। वनमाली से उत्तम किस्म की जौ मिला है। उत्तम किस्म का भी जौ कहां से मिला है? ये आपको वनमाली से। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का प्रमाण मिलता है। पूछ देगा कि सूती वस्त्र का प्रमाण किससे मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्र का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिलता है। चन्हू-दरो मन के उद्योग के लिए विख्यात था। चन्हू-दरो मन के उद्योग के लिए विख्यात था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति किस दशक में प्रारंभ हुई थी? तो ये 1960 के दशक में प्रारंभ हुई थी। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है जन्मदाता। नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 के बीच में माना जाता है। 1966 से 1967 के बीच माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ये था आपका सिंपल नॉर्मल जो बोरलॉग थे, ये
हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। लेकिन भारत में अगर पूछ देता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को याद रखेंगे। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, स्वामीनाथन को याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, इसमें है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे, एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जन्मभूमि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को माना जाता है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का जन्म स्थान माना जाता है। अगला देखिए, फ्रांस में किस राजवंश का शासन था, तो फ्रांस में बुर्बो वंश का याद रखेंगे, बुर्बो वंश का शासन था। बुर्बो वंश के लुई 16वें के समय फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी किसके समय में, लुई 16वें किस वंश से संबंधित था, तो बुर्बो वंश से संबंधित था। अगला, स्टुअर्ट और ट्यूटर वंश का संबंध इंग्लैंड से था। स्टुअर्ट और ट्यूटर वंश का संबंध किस देश से था, तो इंग्लैंड से था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्टेट्स जनरल किस प्रकार की संस्था थी, स्टेट जनरल किस प्रकार की संस्था थी, तो इनमें से आपका प्रतिनिधियों की संस्था थी, जो कि इसमें कहीं नहीं है। प्रतिनिधियों की संस्था थी, प्रतिनिधियों की, आंसर भी जानते चलेंगे, प्रतिनिधियों की संस्था थी। कुलीनों की संस्था कौन थी, कुलीनों की संस्था में प्रथम वर्ग के लोग, पादरी आते थे प्रथम में, लेकिन स्टेट जनरल में प्रतिनिधियों की थी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। स्टेट जनरल की बैठक कब हुई थी, तो 5 मई 1789 ईस्वी को, 5 मई 1789 ईस्वी को याद रखेंगे। 5 मई 1789 ईस्वी को किसकी बैठक हुई थी, तो स्टेट्स जनरल की बैठक जो हुई थी वो 5 मई 1789 ईस्वी को हुई थी, और राष्ट्रीय सभा की बैठक 4 अगस्त 1789 ईस्वी को, याद रखेंगे। स्टेट जनरल की बैठक 5 मई 1789 और राष्ट्रीय सभा की बैठक 4 अगस्त 1789 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइथ किस प्रकार का कर था, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए, ये तो प्रत्यक्ष कर था ही, लेकिन ये साथ ही साथ आपका ये धार्मिक कर था, जो कि किसानों से वसूला जाता था, इसलिए ये इसका आंसर बी होगा, धार्मिक कर था। एक प्रकार का क्या था ये, टाइथ धार्मिक कर था, इसलिए इसका आंसर बी होगा। और ये प्रत्यक्ष कर भी था, मुझे लगता है कि इसका आंसर आपका 1 से अधिक होना चाहिए, लेकिन ये धार्मिक कर ही था, बी ही इसका आंसर होगा, ठीक है। राष्ट्रीय सभा ने इसे 1789 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया था, वसूली पर इस पर रोक लगा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सही क्या है, आपको इसका सही जवाब देना है। इसका आंसर, कर वसूलने का काम टैक्स फार्मर करते थे, ये बिल्कुल है सही है। टैक्स फार्मर एक ठेकेदार की तरह काम करते थे, लेकिन ये टैक्स फार्मर क्या करते थे, कर वसूली में मनमाना करता था। टैक्स फार्मर शोषण का एक माध्यम बन गया था, इसलिए इसको ध्यान देखेंगे, टैक्स फार्मर, ये सही है। अगला देखिए कि गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी, गुप्त संधियों की नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी। लौह और अयस्क की नीति भी किसने अपनाई थी, बिस्मार्क ने ही अपनाई थी। बिस्मार्क प्रासा का प्रधानमंत्री था, कहाँ का था, प्रासा का प्रधानमंत्री था, कौन, बिस्मार्क। बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है, बिस्मार्क को कहा जाता है। बिस्मार्क 1871 से 1890 तक जर्मनी का प्रथम चांसलर भी था। गुप्त संधियों से प्रथम विश्व युद्ध का बीजारोपण माना जाता है, गुप्त संधियों से ही प्रथम विश्व युद्ध का बीजारोपण माना जाता है। इसने ही लॉ और नीति जो अपनाया था, बिस्मार्क ने ही अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला 1879 की द्वैत संधि किस राष्ट्रों के माध्यम से हुई थी, तो ये हुई थी आपका ऑस्ट्रिया और जर्मनी के मध्य हुई थी, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के मध्य हुई थी, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के मध्य हुई थी, याद रखेंगे। 1882 ईस्वी में त्रिगुट संधि स्थापित हुआ था। त्रिगुट संधि कब स्थापित हुआ था, 1882 ईस्वी में त्रिगुट संधि। त्रिगुट संधि में कौन कौन शामिल थे, तो जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और हंगरी, याद रखेंगे। त्रिगुट में कौन कौन थे, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और हंगरी, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया, हंगरी, याद रखेंगे। त्रिराष्ट्रीय समझौता इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के बीच हुआ था। त्रिराष्ट्रीय समझौता किसके बीच हुआ था, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के बीच हुआ था। और त्रिगुट संधि हुआ था, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया शामिल था। 1904 में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच सुंदर समझौता हुआ था। ये पूछ देगा इंटीनेंट कोऑर्डिनेट कब हुआ था, किनके बीच में, 1904 ईस्वी में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच सुंदर समझौता हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुंदर समझौता कब हुआ था, किनके बीच हुआ था, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, हंगरी की भाषा क्या थी, हंगरी की भाषा क्या थी, तो हंगरी की भाषा मैग्यार थी। हंगरी पर किसका प्रभाव था, तो ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। ऑस्ट्रिया का प्रभाव इटली और जर्मनी के क्षेत्र पर भी था। अगला क्वेश्चन देखिए, जॉल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी, जॉल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी, तो ये प्रसा ने की थी। 1834 में प्रसा में जॉल्वे राइन शुल्क संघ की स्थापना किया गया था। जॉल्वे राइन शुल्क संघ की स्थापना कब किया गया था, 1834 ईस्वी में किया गया था। ये याद रखेंगे, कहाँ किया गया था, तो प्रसा में किया गया था। अगला, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, कहाँ पे हुई थी, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में हुई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1864 ईस्वी में हुई थी, कब हुई थी, 1864 ईस्वी में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। कार्ल मार्क्स के प्रयास से प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किया गया था, किसके प्रयास से, तो कार्ल मार्क्स के प्रयास से। अगला क्वेश्चन देखिए, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था आपका लेनिन ने।
लेनिन ने ही बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जिसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। लेनिन ने ही नई आर्थिक नीति की स्थापना की थी, नई आर्थिक नीति एनईपी जिसको कहते कब 1921 में, और लेनिन की मृत्यु हो गई थी 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। एंगेल्स जिसको कहते हैं, ये दोनों मिलकर के लिखे थे। कब लिखे थे? तो 1848 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में लिखे थे। और दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की लिखी हुई, दास कैपिटल को बाइबल माना जाता है। ये किसने लिखी थी? तो सिर्फ कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल कब होता? 1867 ईस्वी में। दास कैपिटल की जो प्रकाशित हुआ था वो 1867 में, और साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 ईस्वी में हुआ था। कार्ल मार्क्स समाजवाद का वैज्ञानिक का आधार माना जाता है। भौतिक द्वंद्ववाद का संबंध भी समाजवाद से है, और किसने ये दिया था? तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। समाजवाद का प्रायोगिक घर रूस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो चीन शामिल नहीं था। देखिए लगता होगा कि चीन जरूर होगा, हिंद चीन है तो चीन ही शामिल नहीं था, लेकिन वियतनाम था, लाओस था, लेकिन चीन हिंद चीन में शामिल नहीं था। हिंद चीन का नाम इंडो चाइना है। हिंद चीन का दूसरा नाम क्या है? इंडो चाइना भी है। हिंद चीन में पर किसका उपनिवेश था? तो फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। वियतनाम फ्रांस से कब आजाद हुआ था? 1945 ईस्वी में। वियतनाम कब आजाद हुआ था? 1945 ईस्वी में। भारत कब आजाद हुआ था? 1947 ईस्वी में। और श्रीलंका कब आजाद हुआ था? तो 1948 ईस्वी में। इसको भी याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित हुई थी? तो ये कलकत्ता में स्थापित हुई थी। कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में हुई थी। इसको याद रखेंगे। भारत में प्रथम जूट मिल 1855 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम देसी जूट मिल, देखिए यहाँ पे अंतर है। ये आपका पूछ रहा है देसी जूट मिल कलकत्ता में हुआ था 1917 में, लेकिन प्रथम जूट मिल जो इसी तरह से स्थापित हुआ था वो 1855 में हुआ था। याद रखेंगे, देसी जूट मिल 1917 में और प्रथम जूट मिल 1855 ईस्वी में। प्रथम जूट मिल रिसरा में स्थापित हुआ था। कहाँ स्थापित हुआ था? रिसरा में स्थापित हुआ था। इसको याद रखेंगे। भारत का सुंदरबन डेल्टा जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सुंदरबन डेल्टा जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। तो देखा गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो धर्म सुधार आंदोलन औद्योगिक क्रांति का नहीं था। भौगोलिक औद्योगिकरण के कारण में कौन कौन शामिल था? खनिज की उपलब्धता, कृषि क्रांति, मजदूरों की उपलब्धता, कुशल कारीगर, ये सब, जनसंख्या की वृद्धि, परिवहन सुविधा, ये सब आपका आ जाएगा। जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये होता है आपका शहरों में होता है। तो इसको याद रखेंगे, नगर में होता है, शहर में होता है, तो नगरों में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो भूमिगत रेल आरंभ हुई थी आपका 1863 ईस्वी में। सर्वप्रथम नियमित यात्री रेलगाड़ी मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच चलाया गया था। कहाँ? मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच चलाया गया था नियमित यात्री रेलगाड़ी। भारत में प्रथम रेलगाड़ी थाने और बम्बे के बीच में चलाया गया था। थाने और बम्बे के बीच में चलाया गया था। भारत में प्रथम मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता में चलाया गया था। 24 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता में प्रथम मेट्रो रेल चलाया गया था। श्रीधरन को मेट्रोमैन कहा जाता है। किसे मेट्रोमैन कहा जाता है? श्रीधरन को मेट्रोमैन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इंडियन स्टैट्यूटरी को कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है साइमन कमीशन के नाम से। साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन ई हो जाएगा। 1919 ईस्वी के एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा का प्रावधान था। इसमें हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के जॉन साइमन को अध्यक्ष बनाया गया था, इसलिए इसको साइमन कमीशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की थी? द सोशलिस्ट पूछ देगा कि द सोशलिस्ट पत्रिका के संपादक कौन थे, या फिर ये जो क्वेश्चन है ये पूछ देगा किसने सर्वप्रथम भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी पत्रिका की शुरुआत की थी, या ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम समाजवादी साप्ताहिक पत्रिका का क्या नाम था? तो द सोशलिस्ट था। किन के द्वारा चलाया गया था? इसके संपादक कौन थे, लेखक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण श्रीपाद अमृत डांगे, ये S.A. डांगे जिसका पूरा नाम है श्रीपाद अमृत डांगे, S.A. डांगे ने इसे की शुरुआत की थी। इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे वाई सोशलिज्म
पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने, टोटल रिवॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 ईस्वी की सालबाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी? सालबाई की संधि तो ये सिंधिया के आग्रह पर की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। किसे माना जाता है पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। देखिए यहाँ पर ऐसा ना है कि पुर्तगाली साम्राज्य का देख लेंगे तो वास्को डी गामा मार देंगे, नहीं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। 1503 ईस्वी में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में अल्बुकर्क भारत आया था। 1509 ईस्वी में इसे भारत में वायसराय नियुक्त कर दिया गया था। भारत में वायसराय इसे नियुक्त कब किया गया था? 1509 ईस्वी में इसे कर दिया गया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का क्या नाम था? तो श्रेणी संगठन का नाम था तंतुवाय। तंतुवाय इसका नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कि बंगाल में कैवर्त विद्रोह किसके राज्यकाल में हुआ था? किसके राज्यकाल में हुआ था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामपाल। किसके? रामपाल में। अगला क्वेश्चन देखिए 99, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। बादशाही मस्जिद लाहौर, ये आपके इनमें से किसका बनाया गया है? किसका है? इसमें आपका हो जाएगा औरंगजेब। किसका हो जाएगा? औरंगजेब का। याद रखें, बादशाही मस्जिद लाहौर औरंगजेब का। और उसके बाद में है इत्माद दौला का मकबरा। इत्माद दौला का मकबरा तो नूरजहां। किसका? नूरजहां। उसके बाद बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा अकबर तो बनवाया हुआ है बुलंद दरवाजा। मोती मस्जिद आगरा का शाहजहां। मोती महल आगरा शाहजहां। आप इसको याद कर लेंगे, अगर लगता है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख लेंगे। इस तरह के अभी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आप एक लाइक कर देने से, आपके सब्सक्राइब कर देने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे इस तरह का वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी, मुझे प्रोत्साहन मिलेगी। इसलिए प्लीज आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कर दें। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट भी जरूर कर दें, ताकि मुझे संबल प्राप्त हो, मुझे प्रोत्साहन मिले, ताकि मैं अच्छा और वीडियो बना सकूं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक बोले जाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। पलासी के युद्ध के उपरांत संपन्न इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भू राजस्व प्रशासन का अधिकार मिल गया था। 1771 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने लगान व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से दीवानी अधिकार अपने हाथों में लेकर लगान वसूली का कार्य स्वयं के निरीक्षण में शुरू करवाया था। हेस्टिंग्स ने बोली लगाने की प्रथा की शुरुआत की, जिसमें सर्वाधिक ऊंची बोली लगाने वाले को लगान वसूली का 5 वर्षीय अधिकार प्राप्त होता था। जो आप आजकल देख रहे होंगे, रेलवे को भी टेंडर दे दिया जाता है, जो अधिक बोली लगा दिया उसको मिल जाता है। इस तरह से उसने वारेन हेस्टिंग्स ने शुरुआत कर दी थी। इसको ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक हैं? राजा राम मोहन राय किस ग्रंथ के लेखक है? तोहफतुल मोहिद्दीन। तोहफतुल मोहिद्दीन, तोहफतुल मोहिद्दीन उन्होंने इसका लिखा था। उसके बाद इनका एक और आया था, मिरातुल अखबार करके कुछ था, ये उसको आप देख लेंगे। राजा राम मोहन राय का ही वो था, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। अगर कहीं मिरातुल अखबार भी इन्हीं का था। फारसी भाषा में इन्होंने निकाला था मिरातुल अखबार। बंगाली पत्रिका संवाद कैमुदी का प्रकाशन किया, जिसके माध्यम से उन्होंने सती प्रथा जैसी ज्वलंत समस्या को उठाया। 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार प्रकाशित किया और अंग्रेजी में ब्राह्मणिकल मैगजीन भी निकाली थी। याद रखेंगे, मिरातुल अखबार भी राजा राम मोहन राय का ही था। अगला, मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो ये किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था वंदे मातरम। वंदे मातरम उर्दू में लाला लाजपत राय के द्वारा पत्रिका ये निकाली गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी आपके डी.के. कर्वे के। डी.के. कर्वे एक सामाजिक थे, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे। उनके द्वारा मुंबई में स्थापित एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, यानी इनके डी.के. कर्वे के द्वारा कब? 1916 ईस्वी में, जो कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय माना जाता है। प्रथम महिला विश्वविद्यालय माना जाता है। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ
उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ चुका है, इसलिए इसको याद रखेंगे। जेबी कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब देश आजाद हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 1908 ईस्वी में 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर 107, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? ये कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये। लॉर्ड कर्जन ने किया था, याद रखेंगे। विभाजन के समय बंगाल में बिहार, उड़ीसा में आपका ये सब शामिल था। बंगाल में बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश शामिल था। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई थी। 16 अक्टूबर 1905 से इसको लागू कर दिया गया था। 19 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी, 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि इसमें 3 सही है, 1 गलत है। तो अहमदिया आंदोलन, महमूद उल हसन, ये गलत है। बाकी अलीगढ़, सैयद अहमद खान, देवबंद आंदोलन, मोहम्मद कासिम, ये दोनों सही है। बाकी तो आपका सी इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि मिर्जा गुलाम इनका होगा। अहमदिया आंदोलन किसने किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। मिर्जा गुलाम पूछ देगा, इसलिए याद रखेंगे अहमदिया आंदोलन, मिर्जा गुलाम। अगर देखिए इसको याद रखेंगे, मिर्जा गुलाम अहमद, अहमदिया आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ कहाँ किया था? तो ये आपका चंपारण में। कहाँ किया था? चंपारण में उन्होंने किया था 1917 ईस्वी में। चंपारण में कहाँ किया था? चंपारण में उन्होंने किया था 1917 ईस्वी में। चंपारण कहाँ है? तो बिहार में है। लखनऊ अधिवेशन 1916 में राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही वो बिहार के चंपारण में आए थे, तो वो भी पूछ देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? कौन सी पत्रिका वो निकाल रहे थे? तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना उन्होंने किया था, जो कि इसमें कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना उन्होंने की थी। इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार भी निकाला था। इन्होंने निकाला था। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। ये था आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप इस पास करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखेंगे और इसे अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।